अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जी ख़वातीन व हज़रात, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि जो लोग खुफिया निकाह करते हैं उनका अंजाम क्या होता है और निकाह के बाद वलीमा क्यों करते हैं। पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको इसका लुबे लबाब बताएंगे कि आखिर खुफिया निकाह क्यों ठीक नहीं और वलीमा क्यों किया जाता है। तो जी ख़वातीन हज़रात, हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। इस कहानी की मरकजी किरदार एक लड़की है जो अपनी रूदात बता रही है। तो कहानी कुछ यूँ है कि मैं एक पर्दादार लड़की थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। वालिद की वफात के बाद जब माली हालात बहुत ख़राब हुए तो कदम दहलीज से बाहर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि किस किस्म के लोग इस दुनिया में रहते हैं और उनके कौन कौन से रूप हैं, मैं नहीं पहचानती थी। मैं हर किसी को अच्छा समझती थी। मैंने बहुत सारे दफातर में दरख्वास्तें दी नौकरी के लिए, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब न आया। मेरी एक सहेली के भाई की मदद से एक NGO में नौकरी हो गई। हमारी ड्यूटी मुख्तलिफ पनाहगुज़ीर कैंपों में लगी होती थी, जहां तारकीन वतन अपने मुल्क से जंगी हालात की वजह से घबरा कर हमारे मुल्क में पनाह लेने के लिए मजबूर थे। इनकी बेबसी देखकर बाज़ औक़ात आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ के बाशिंदे शहर से कुछ दूर ही रहते थे। इन दिनों मेरे साथ एक मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था जो खैमा बस्तियों में बीमार लोगों के इलाज में उनकी मदद करता था। वो बहुत नफीस इंसान था, नरमी से और इखलाक से बात करता था। जो लोग इसके साथ काम करते थे सबसे हुस्न सलूक से पेश आता था, हर किसी की मदद करता था और जब मुझे किसी किस्म के तामुन की जरूरत होती तो वो मेरा साथ देता था। उसका नाम था मोइनुद्दीन और हम सब उसे मोइन साहब के नाम से बुलाते थे। एक दिन मैं बाजार कुछ जरूरी अशिया लेने के लिए गई। अचानक वहाँ एक धमाका हुआ। आवाज तो हमने भी सुनी थी, मगर उसके बाद लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। मैं भी बहुत घबरा गई थी और मुझे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था जो मुझे यहाँ से दूर ले जाए। दिल पर बहुत खौफ तारी हो गया था। बेख्तियार दुआ करने लगी। इसी दौरान किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मोइन साहब थे। मेरी जान में जान आ गई। वो बोले, चलो मेरे साथ चलो। सड़क पर उनकी गाड़ी मौजूद थी। जल्दी से हम गाड़ी में बैठकर बाजार से महफूज सड़क की तरफ निकल पड़े। कुछ देर आगे जाकर एक रेस्टोरेंट के सामने उन्होंने गाड़ी रोक ली और बोले, चाय पीकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, सांस बहाल कर लो। उस वक्त भी मेरा सांस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैंने उस वक्त इनकार मुनासिब न समझा, बल्कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। हम रेस्टोरेंट के अंदर गए। उन्होंने चाय का ऑर्डर किया। वो चाय का नहीं, खाने का वक्त था, लिहाजा हमने खाना भी खाया और बेतकल्लुफी से एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें करने लगे। मेरी भी तारीफें करने लगे, लेकिन मैंने अपनी तारीफ को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि मर्द अक्सर लड़कियों की तारीफें करते हैं। यूं भी मैं अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थी, इस तरह तारीफ सुनना कोई अचंभे की बात नहीं थी। अब हम ड्यूटी के दौरान भी बेतकल्लुफी से दोस्तों की तरह बात करने लगे, मगर ये दोस्ती बहुत अपनायत में तब्दील हो चुकी थी। अक्सर वो मुझे बाहर जाने का कहते और मैं मान जाती। अनथक मेहनत के बाद जब थक जाती तो ये सोचती कि इसकी तकदीर में मोइन का ये वजूद एक सायादार शजर की तरह था। इसका साथ मेरे लिए बड़ा खुशगवार था। जिंदगी आसान लगने लगी थी। अब वक्त का एक लम्हा जो पहले अपने वजूद में भारी कदमों से चलता महसूस होता था, फूलों की मानित हल्का फुल्का लगने लगा था। साल गुजर गया और पता भी नहीं चला। इसी दौरान पता चला कि मोइन की एक साथ वाले शहर में ट्रांसफर हो गई है किसी दूसरे कैंप में खिदमत अंजाम देने के लिए, और मुझे यहाँ अकेले काम करना पड़ा। मेरा उसके जाने के बाद उसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी, जैसे कोई हिफाजत करने वाला चला गया हो। उदास रहने लगी थी और इस बात का यकीन था कि वो जरूर आएगा और अपने कैंप में मेरी तैनाती करवा लेगा। आखिर दिन गुजरते गए और मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं शायद उसके बगैर अधूरी हूँ। वो मेरा कुछ नहीं लगता था, फिर भी अपना सा लगता था। 2 माह बाद एक दिन वो हमारे कैंप में आया और बताया कि वो भी मेरे बगैर खुद को अधूरा ख्याल करता है। इसे भी तन्हाई का अजाब तंग करता है। शायद यही वो वक्त था जब किसी जज्बे के तहत इसने मुझे शादी की पेशकश कर दी। इसकी जुबान से ऐसे कलमात सुनने को मैं तरस रही थी। दिल फूल की तरह खिल गया था। बहुत खुश थी। हकीकत में यही वो घड़ी थी जिसका मुझे अरसे से इंतजार था और वो मेरे सामने था। मैं बहुत सुकून में थी। मेरी माँ मेरी शादी के बारे में बहुत परेशान थी। मैंने उनको कहा कि मेरी फिक्र न करें,
बल्कि छोटी की फिक्र करें, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मोइन जब भी छुट्टी करके आता हम बाहर चले जाते थे और बहुत पुरमसरत वक्त गुजारते। वो अच्छी अच्छी बातें करता, मुझे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता। 4 माह बाद इसने मेरी तैनाती अपने कैंप में करवा ली। वो कैंप मेरे घर से काफी दूर था। इनको रिहाइश मिली हुई थी। मेरे लिए ये मुश्किल और संगीन मरहला था और उसने कहा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो मैंने कहा लोग बातें करेंगे और हमारे इस रिश्ते की क्या हैसियत होगी। इस पर उसने कहा कि हम शादी कर लेते हैं, इस तरह किसी को हमारे इकट्ठे रहने पे एतराज भी नहीं होगा। मैं उसकी ये बात सुनकर फौरी मान गई और हमने चंद दोस्तों की मदद से निकाह कर लिया और इस तरह हम इकट्ठे रहने लगे और किसी को इस बात से एतराज भी नहीं था। मैं मोइन पर बहुत भरोसा करती थी और इसी तरह हमारे साथी वर्कर को भी इल्म हो गया कि हमने निकाह कर लिया है। इस पर किसी को एतराज भी नहीं था। निकाहनामा मेरे पास था और हम मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। हमारा निकाह बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। उन दिनों ऐसा ही हुआ करता था कि 4 गवाहों और एक स्टाम्प पेपर पर निकाह हो जाया करते थे, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती थी। हम दोनों ने इकट्ठे घरदारी का सामान इकट्ठा किया और एक साथ रहने लगे। निकाह तो हो गया था मगर बाकायदा रुखसती नहीं हुई थी। मैंने मोइन को कई मर्तबा कहा कि हम बाकायदा रुखसती कब करेंगे, तो उसने कहा कि कुछ अरसा सब्र करो, हम वालिदैन के सामने रुखसती करेंगे और मैं बाकायदा तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो जाती और उस पर यकीन कर लेती। जिस तरह मेरे घर के कुछ मसाइल थे, इसी तरह उसके घर के भी कुछ मसाइल थे जो वक्ती तौर पर हल होते जा रहे थे। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि अब रुखसती बुजुर्गों को एतमाद में लेकर हो जानी चाहिए और मैंने मोइन से मुतालबा किया कि निकाह को बुजुर्गों को जाहिर कर देना चाहिए, हमें रुखसती कर लेनी चाहिए। तो उसने जवाब दिया, थोड़े दिन सब्र कर लो, अभी ये जिम्मेदारी कबल वक्त है। मेरे लिए कुछ और जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना लाजमी है। वो किसी भी तरह मेरा मुतालबा मानने को तैयार नहीं था। मैंने जोश में आकर कहा, निकाहनामा मेरे पास है, मैं सबको अपने और तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी। तो उसने कहा कि ऐसा मत करना, इससे हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं और अगर तुमने ऐसा किया इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने कुछ लम्हे के लिए सोचा और फिर उसकी बात मान ली। उसने कहा कि मैं शादी का ऐलान बहुत जल्द कर दूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन मेरे हालात अभी ऐसे नहीं हैं और मैं थोड़ा मजबूर हूँ। इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर बेदिली से काम ले सकता है। मैंने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे खिलाफ निकाहनामा लेकर कोर्ट में चली जाऊंगी, लेकिन इस जान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी जो अब मेरी जात का हिस्सा बन चुकी है। मेरे वजूद में मेरी जिंदगी की जमानत है। इस पर वो परेशान हो गया और सोच भी नहीं सकता था कि इस मामले पर इतना जज्बाती हो सकती हूँ मैं, लेकिन इसकी किसी मजबूरी पर हथियार डालने पर राजी न थी। मिन्नत समाजत करता था, मेरे पांव पकड़ता था, इल्तिजा करता था। आखिर इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि वक्त से कबल माँ बनने की मुसर्रत का गला घोंटना पड़ा, क्योंकि इस मोड़ पर आ चुकी थी कि अब वापस न लौट सकती थी। क्या बताऊं मैंने किस दिल से इसका कहा माना। मैंने अपना बच्चा जाया कर दिया। मुझे उस वक्त इतनी जहनी कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ा। इस सानेह पर कई दिनों तक रोती रही और मुझे खुद से नफरत महसूस होने लगी थी। अब ड्यूटी पर भी नहीं जा सकती थी। खुद को समझाना पड़ा कि ड्यूटी पर ना जाती तो मुलाजमत से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी दौरान मोइन ने निकाहनामा तलाश करके उसको गायब कर दिया। कई दिन तक मुझे इसकी गुमशुदगी का पता ही नहीं चला। एक दिन कपड़े तरतीब से रख रही थी कि ख्याल आया कि निकाहनामा चेक कर लूं। अचानक उस संदूक का ताला टूटा हुआ देखकर दंग रह गई, जिसको मोइन ने तोड़कर निकाहनामा निकाल लिया था, जिसका मुझे इल्म नहीं था। जब मैंने उससे ये दरियाफ्त किया कि निकाहनामा कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने जला दिया है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, वो एक महज स्टाम्प पेपर था। मैं दोबारा अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में तुमसे निकाह करूंगा और मैंने ये बात मान ली। 2 माह बाद उसने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ। मेरा निकाह मेरी चचाजाद से पहले से हो चुका है, उसे खत्म करने जा रहा हूँ और आते ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारे वालिदैन और मामू वगैरह से बात करेंगे, इनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। और ये कहकर वो चला गया और कभी वापस न आया। दरअसल वो मुलाजमत छोड़ के गया था। इस बात का मुझे बाद में मालूम हुआ। मैंने उसके दोस्त के जरिए उसके गांव का पता चलाया। उसके गांव गई तो वहां पता चला कि वो अपनी बीवी के साथ बैरून मुल्क जा चुका है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे पास तो वही एक सबूत था जिसको इसने जला दिया था और मैं शर्म के मारे किसी को ये बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं था। इस टूटे हुए दिल के साथ मैं वापस आई और मैंने भी नौकरी छोड़ दी।
और अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बता सकती थी। काफी दिनों तक मैं इस अजाब की कशमकश में मुब्तला रही कि कहीं वो मिल जाए, मैं उसका गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं कि जिसके नजदीक औरत की इज्जत की कोई कदर व कीमत नहीं थी। इतने अरसे तक इसने मुझे अपनी बीवी बनाकर रखा और फिर मुझसे एक दिन सारे रिश्ते नाते तोड़कर कहीं और अपनी दुनिया बसा बैठा है। और फिर मुझे समझ आई कि हमारी मुकद्दस किताब में निकाह को खुफिया रखना क्यों मना किया गया है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें निकाह का बाकायदा ऐलान जरूरी है और वलीमा इसलिए किया जाता है अजीजो अकारब और सारे मुआशरे को इल्म हो जाए कि एक शख्स ने किसी औरत को ज़ौजियत में लिया है और वो इस बंधन को निभाने का पाबंद है और जवाबदेह है। जो लड़कियां समझती हैं कि खुफिया निकाह से शादी हो जाती है, मर्द औरत एक मजबूत रिश्ते में बंध चुके हैं, वो हकीकी जिंदगी के रमूज नहीं समझ सकती। ऐसे खुफिया निकाह करने वाले तो किसी भी वक्त औरत को धोखा दे सकते हैं, भाग सकते हैं। इस सारे वाक़े के बाद मैं ज़हनी तौर पर आज तक बहाल नहीं हुई, अपनी नजरों में खुद ही गिर गई हूँ। इंसान इसके बाद आधा रह जाता है और जिंदगी में हालात का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता। वो तो अपनी जिंदगी में खुशो खुरम होगा, मगर मैं खुशियों के एक एक कतरे को तरस रही हूँ। मेरी ऐसी खवातीन से दरख्वास्त है कि किसी ऐसे शख्स से खुफिया शादी मत करें जो ना आपके माँ बाप से रिश्ता मांगने पर तैयार हो और ना इस बात की हिम्मत रखता हो कि आपके साथ मुस्तकबिल में खड़ा हो सके। ऐसे हजरात धोखेबाज होते हैं। अगर इन्हें कभी हालात ऐसे नजर आए कि वो किसी भी तरह फंस सकते हैं तो वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। खवातीनो हजरात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इससे उन बहनों को सबक मिला होगा जो ये समझती हैं कि खुफिया निकाह सही साबित हो सकता है। खवातीनो हजरात, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस काविश को जरूर पसंद करते होंगे। और अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुदा हाफिज।